हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसी को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होते हैं, मैटर किससे मिलकर के बनते हैं। मैटर बनते हैं पार्टिकल से मिलकर के। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं बच्चों? ये होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या हम सिंपली कहें सिर्फ मेटल एटम्स, ठीक। फिर हमने पढ़ा ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फिर हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स उनकी प्रॉपर्टी क्या है। फिर हमने पढ़ा कि जो मैटर है उनकी 3 स्टेट हमें पढ़नी है, पहली सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। फिर हमने पढ़ा सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमने पढ़ा लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल है। फिर हमने पढ़ा कि गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो हमने टॉपिक पढ़े थे। फिर हम पढ़ रहे थे बच्चों चेंज इन स्टेट के बारे में, यानी कि क्या अवस्था में चेंज किया जा सकता है। तो किया जा सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से गैस बना सकते हैं, लेकिन गैस से भी वापस हम लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से वापस हम सॉलिड बना सकते हैं। जैसे अगर हम एक आइस क्यूब की बात करें, एक बर्फ का टुकड़ा लें, तो टेम्परेचर बढ़ा करके हम उसकी ठोस अवस्था से उसे द्रवीय अवस्था यानी कि लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं उसी वाटर को वापस फ्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज करके यानी कि टेम्परेचर को, तापमान को कम करके हम क्या कर सकते हैं, उसे वापस बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं जो लिक्विड है, लिक्विड को और टेम्परेचर बढ़ाने पर हम उसको गैसीय अवस्था यानी कि वेपर फेज में पहुंचा सकते हैं, उसको जल वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी जल वाष्प को टेम्परेचर कम करके यानी कि उसको संघनित करके, कंडेंस करके हम जो है वापस लिक्विड अवस्था में उसको पहुंचा सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से डीपली डिस्कस किया था। चलिए बच्चों, तो आगे इसी को डिस्कस करेंगे हम। तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, तो आपने देख लिए होंगे, सारे क्वेश्चंस हम कर चुके थे। चलिए, तो हम स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे थे, जहां पर हमने बात की थी बच्चों कि सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं? बच्चों, इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन, ठीक है। और लिक्विड से हम क्या सॉलिड बना सकते हैं? बिल्कुल, लिक्विड से भी हम सॉलिड बना सकते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं, क्या हम लिक्विड से गैस बना सकते हैं? तो लिक्विड से तो गैस बनाई जा सकती है ना। लिक्विड से हम गैसियस फॉर्म में ला सकते हैं। लिक्विड से गैस कैसे बनाई जाती है बच्चों? उसे हीट करके, यानी कि हम कह सकते हैं इवेपोरेशन द्वारा या वेपराइजेशन द्वारा। इवेपोरेशन कहें या वेपराइजेशन कहें। और क्या गैस से वापस हम लिक्विड बना सकते हैं? बच्चों, गैस से तो हम वापस लिक्विड बिल्कुल बना सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। प्रोसेस हो गई हमारी कंडेंसेशन। अब बात करते हैं, क्या सॉलिड से डायरेक्ट गैस या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन सकता है? ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है
सब्लिमेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सब्लिमेशन। और गैसेस से क्या सब्लिमेशन में क्या किया जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाई जाती है। क्या गैसेस से हम डायरेक्ट सॉलिड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। चलिए तो एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि सॉलिड से लिक्विड में बनाना, सॉलिड से यानी कि बर्फ की बात कर लेते हैं, बर्फ से पानी बना सकते हैं हम, है ना, लिक्विड बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों फ्यूजन। क्या कहा जाता है? प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। ठीक है, वही बात करते हैं, क्या लिक्विड से हम सॉलिड बना सकते हैं? लिक्विड यानी कि पानी, पानी से वापस बर्फ बनाई जा सकती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। अगर हम टेम्परेचर की बात करें बच्चों, तो फ्यूजन में हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तापमान बढ़ाएंगे तभी तो सॉलिड जो है लिक्विड बनेगा। ठीक, लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि पानी से बर्फ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, तभी वो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होगी। चलिए अब बात करते हैं लिक्विड से गैस बनाने, यानी कि पानी से जल वाष्प बनाना। तो पानी से हम गैस यानी कि जल वाष्प बना सकते हैं। जल वाष्प भी क्या है, गैस ही तो है। ठीक, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन। ठीक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गैस से लिक्विड बनाना। तो क्या गैस से लिक्विड बन सकता है? बच्चों गैस से बिल्कुल लिक्विड बन सकता है। हम क्या करते हैं, जो जल वाष्प होती है, जल वाष्प से हम क्या बनाते हैं, वापस पानी बना सकते हैं, वापस उसको जल में परिवर्तित या चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, हम किसी सॉलिड से, सॉलिड समझते हैं, ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं। सिंपली हमने क्या देखा है, सिंपल तो हम क्या करते हैं, सिंपल तो हम ये करते हैं बच्चों कि सॉलिड से पहले लिक्विड बनाते हैं, फिर लिक्विड से गैस बनाते हैं, है ना। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यहाँ भी प्रोसेस यही होती है, पहले हम गैस से लिक्विड बनाते हैं, फिर लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है हमें डायरेक्ट सॉलिड से क्या बनानी है, गैस बनानी है, या डायरेक्ट गैस से क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है। ठीक है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस तो इजी है, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड भी इजी है, फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन। लेकिन सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बनाना, ये यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस आ जाती है। ठीक, बाकी प्रोसेस तो हम पहले से अपने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने देखी है ना, कैसे कैसे हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाते हैं, हमें कई बार पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि सॉलिड से गैस बनना। अब सॉलिड की बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं नैप्थलीन बॉल्स, यानी कि कपूर की गोलियां आपने देखी होंगी। अच्छा, वो कपूर की जो गोलियां होती हैं वो कुछ वो होती हैं कुछ इस प्रकार की, है ना, होती हैं छोटी छोटी, ये नैप्थलीन बॉल, यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं, कपूर हम इसे कहते हैं, कपूर इंग्लिश में नैप्थलीन बॉल हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये नैप्थलीन बॉल, ये कपूर जो है, हम क्या देखते हैं, कपूर को हम अपने कपड़ों के अंदर, या जो हमारे बिस्तर होते हैं, रजाइयाँ होती हैं, गद्दे होते हैं, उनके अंदर रखते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्यों रखते हैं, ताकि कीड़े मकोड़े जो हैं उन पर ना लगे, बिस्तरों को या रजाइयों को, या जो हमारे कपड़े हैं उन्हें खराब ना करे, इसीलिए इसीलिए हम कपूर रखते हैं उसके अंदर। आपने देखा होगा, अब ये व्हाइट कलर में भी आता है, अब ये अलग अलग कलर्स में भी आता है। ठीक है, तो ये कपूर को जब आप देखेंगे, पहले आप इसे रखिए। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे ही खुली हवा में छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे, कुछ एक दो दिनों में आप क्या देखोगे कि ये जो कपूर जो है पूरा क्या हो गया, वेपराइज हो गया। यानी कि पहले ये क्या था, ठोस अवस्था में, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है ठोस अवस्था में है, और ये अपने आप ही क्या हो जाता है बच्चों, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड से सीधा गैस, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि सॉलिड से सीधा गैसीय अवस्था में चेंज ही हो जाता है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है बच्चों सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सब्लिमेशन को। ठीक, क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं गैस से सॉलिड बनना।
अब कोई गैस है डायरेक्ट उससे क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, तो वो होती है हमारी ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है बच्चों, वैसे तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही है वो, ठीक है, क्या किया गया है उसको, ड्राई आइस को क्या किया है बच्चों कि गैस से सीधा उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया गया है। कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमें जानना है कि इस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। चलो, ये तो सिंपल बात हो गई कि क्या क्या हमारे जो चेंज स्टेट हम करते हैं तीनों स्टेट में, इनमें कौन कौन सी प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़नी है। तो यहाँ पर हमें फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हीटिंग पॉइंट या हीट करना, या बच्चों हम कहते हैं मेल्टिंग भी कहते हैं, है ना, मेल्टिंग भी कहते हैं। बाकी सॉलिडिफिकेशन को हम फ्रीजिंग भी कहते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग भी कहते हैं, इसको हम वेपराइजेशन भी कहते हैं, ठीक, इसको हम कंडेंसेशन ही कहते हैं, इसको डिपोजिशन और सब्लिमेशन। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, इनको हमें पढ़ना है, इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेंज इन स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो ये तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, कैसे, हीट बढ़ रही है, लिक्विड से वापस सॉलिड में हो सकता है कूल करके, लिक्विड से गैस में हो रहा है हीट बढ़ा करके, और गैस से लिक्विड में हो रहा है कूल करके, ठीक है। फिर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में करना सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में करना डिपोजिशन, ठीक। चलो, फिर हमने ये भी पढ़ा बच्चों कि इसे मेल्टिंग बोल सकते हैं, इसे हम बॉइलिंग बोल सकते हैं। अब क्या होता है जब सॉलिड अवस्था में कोई भी हमारा मटेरियल मैटर है, जब वो सॉलिड स्टेट में है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या है, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, बहुत ज्यादा पास है एक दूसरे के, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, इधर उधर मूव करना शुरू करते हैं और थोड़ा दूर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाते हैं, गैसियस फॉर्म में जब जाता है, तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं और बहुत रैंडमली और क्विकली मूव करते हैं। रैंडमली क्विकली तो फटाफट मूव करते हैं, रैंडमली यानी कि कोई पार्टिकल कहीं से भी मूव करता है, ऐसे नहीं कि वो एक ऑर्डर में जा रहे हैं कि सारे पार्टिकल्स ऐसे ही मूव करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। रैंडमली यानी कि कोई पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो रैंडमली और क्विकली ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, किसमें, जब ये अपने स्टीम वाले फेज में होते हैं, यानी कि गैसियस फेज में जब ये होते हैं, ठीक। चलिए अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करते हैं और एक एक करके इनको पढ़ते हैं। चलिए, तो ये किस वजह से होता है, देखो, the phenomena of change of matter from one state to other and back to the original state by altering the condition of temperature and pressure is called interconversion of states of matter। यानी कि जब मैटर की स्टेट को हम चेंज करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की स्टेट को हम चेंज करते हैं और चेंज करके वापस उसको पहले जैसा बना देते हैं, बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, फिर उसको चेंज करके उसको जो है ओरिजिनल बना लेते हैं, ओरिजिनल बना देते हैं। किसकी वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से, टेम्परेचर और प्रेशर ऑल्टर करके। इसे ही क्या कहा जाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि जो मैटर की जो अलग अलग स्टेट है उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बन रहा है वापस, ठीक। किस वजह से, तो इसके लिए टू फैक्टर क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है। पहला फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान में जो भी चेंज, इसको डेल्टा टी से भी लिख सकते हैं, और चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल हमको चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर के बारे में पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो टेम्परेचर में चेंज करके और प्रेशर में चेंज करके हम क्या करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्जन उनका करते हैं। यानी कि सॉलिड, जैसे कोई स्टेट है उसकी स्टेट को हमें चेंज करना, जैसे कोई सॉलिड में है तो उसे लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से वापस उसे उसकी ओरिजिनल स्टेट जो कि सॉलिड स्टेट थी उसमें कन्वर्ट करना, ठीक। चलिए, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ स्टेट में कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व हैं, उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं पहले। चलिए,
द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग किसे कहा जाता है और मेल्टिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी कि कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी मतलब टेम्परेचर की और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशंस में, तो उसे क्या कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है। कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे ही क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, जिस पर कोई सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू करता है, उसी को क्या कहेंगे हम, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, चलिए। मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है, इंडिकेट करता है किसके बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। कैसे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। कैसे, देखो, अगर हम कहें दो दोस्तों में बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, दो दोस्त हैं, आपस में मित्र हैं, उनमें बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती यानी कि उनका बॉन्ड क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो कोई तीसरा अगर उनको अलग करना हो तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक, लेकिन दो दोस्त हैं ऐसे जिनकी दोस्ती उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो कोई तीसरे को अगर उनका बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसको आसानी से वो क्या कर सकता है, आसानी से वहां पर बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। यानी कि जितना ज्यादा गहरी दोस्ती उतना ज्यादा फोर्स लगेगा बॉन्ड को ब्रेक करने में। सिंपल, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उन पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, यानी कि उतना ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा। वहीं अगर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। सिंपल, चलिए, तो यहाँ पर लिखा गया है, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जितना हायर होगा ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ज्यादा ही होगी। तो यानी कि अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो ऐसे मटेरियल्स या ऐसे मैटर जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उनको मेल्ट करने के लिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और ऐसे मैटर जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो वो इजीली मेल्ट हो जाएंगे, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। सिंपल, चलिए, तो ये थी मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात। और मेल्टिंग पॉइंट है क्या, सिंपली वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस या कोई मेटल क्या होता है, मेल्ट होना शुरू करता है, पिघलना शुरू करता है, तो वही उसका मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है। ठीक, चलिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आपको मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा इजी हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है, डेफिनेशन इजी होती है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। जब हमने मेल्टिंग की बात की थी तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कर रहे थे, लेकिन जब हम बॉइलिंग की बात करेंगे तो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से वेपर फॉर्म में या गैसेस स्टेट जिसको हम बोलते हैं, गैसेस स्टेट में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशंस में इसे ही बॉइलिंग कहा जाता है। तो सिंपल, यहाँ पर भी टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। अब वो क्या होता है, देखो, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करता है उसे एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, उसे क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट तो इजी था कि जिस टेम्परेचर पर या जिस पार्ट पर, क्या पढ़ा था हमने मेल्टिंग पॉइंट में, कि उस टेम्परेचर पर जिस पर कोई भी जो हमारा मैटर है वो क्या होने लग जाता है, मेल्ट होना शुरू करता है, या जो हमारा सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू करता है, तो वही मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं है।
बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस बॉयल तो हो रहा है, लेकिन कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब वो होता है। कब, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने एक बीकर में पानी लिया है, ठीक है, और दूसरे बीकर में भी पानी लिया है, ठीक है, और इस बीकर में हमने क्या लगाया है, नीचे से बर्नर चालू कर दिया है और यहां से आ रही है हीट, ठीक है, हीट आ रही है और ये पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, बॉयल होना शुरू हो गया है और पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन सेम इसमें भी हमने पानी लिया है और इसको हम कोई हीट नहीं दे रहे हैं, तो क्या इससे पानी इवेपोरेट नहीं होगा, इवेपोरेट इससे हो रहा है, क्या इससे पानी इवेपोरेट होगा या नहीं होगा, सिंपल, नो या यस, यस इससे भी पानी इवेपोरेट होगा, इससे भी होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो इससे पानी जल्दी इवेपोरेट होगा क्योंकि इसको तो हम हीट दे रहे हैं, इसको हम हीट नहीं दे रहे, तो इसमें पानी क्या होगा, बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। जैसे आप कोई ग्लास में पानी भर लीजिए और उसे एक कमरे में रख दीजिए, एक कमरे के कोने में रख दीजिए, उसको आप 7-8 दिन बाद देखना पानी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या आप अगर थोड़ा सा पानी रखते हो तो पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ दिनों बाद आपको ग्लास क्या दिखेगा, खाली दिखेगा। अब वो पानी गया कहाँ, वो पानी भी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, वो पानी भी गैसियस फेज में पहुंच गया। लेकिन बच्चों अब गैसियस फेज में तो पहुंचा है, लेकिन हमने यहाँ पर दी है हीट और यहाँ पर हीट नहीं दी, तो इस तरीके से जब पानी इवेपोरेट होता है तो इसे बॉइलिंग हम नहीं कहेंगे, इसे कहा जाएगा इवेपोरेशन, ठीक है। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है, तो इसे कहा जाता है इवेपोरेशन, ठीक है। जब पानी क्या हो रहा है, बिना टेम्परेचर के, बिना किसके, बिना हम यानी कि हीट दिए हुए ये अपने आप ही इवेपोरेट हो रहा है। और इवेपोरेट कैसे हुए, जो नीचे के पार्टिकल्स हैं ये इवेपोरेट नहीं होते, सबसे पहले जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं सबसे पहले वो इवेपोरेट होंगे, जब वो इवेपोरेट होंगे फिर नीचे वाले पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, फिर वो इवेपोरेट होंगे, ऐसे ऐसे करके सारे पार्टिकल्स पहले सरफेस पर आएंगे फिर इवेपोरेट होंगे, ठीक। तो ये जो फिनोमिना है, एक सरफेस फिनोमिना है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो एक फिनोमिना है, कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, सरफेस से पार्टिकल्स क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, लेकिन इसमें टाइम काफी लगता है इस प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम धूप में रख दें इस पानी को, है ना, बहुत तेज धूप आ रही है, धूप में रख रहे हैं इस पानी को, तो क्या होगा, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, क्यों, क्योंकि देखो सन की रेज इस पर पड़ेंगी और ऊपर वाले पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो नीचे वाले पार्टिकल्स को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, फिर नीचे वाले पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, जब नीचे वाले पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे तो धूप तो गिर रही है, फिर नीचे वाले पार्टिकल्स भी क्या होंगे, हीट होना शुरू होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो नीचे वाले पार्टिकल से अपना बॉन्ड तोड़ देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट। तो ऐसे ऐसे करते करते सारा पानी खत्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात इवेपोरेशन की, हमें इवेपोरेशन पे नहीं, अभी फिलहाल हमें बॉइलिंग पॉइंट पर ध्यान देना है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम क्या कह रहे हैं, देखो ये पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉईल हो रहा है, हम क्या कहते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बच्चों आप जानते हैं 99 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या होगा, ये बॉईल होगा, है ना, 101 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या होगा, बॉईल होगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, बॉईल होगा। तो सारे टेम्परेचर पर बॉईल तो हो रहा है, तो हम 100 डिग्री सेल्सियस क्यों इसका टेम्परेचर कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो प्रेशर है, किसका, यहाँ जो ये प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm, इसको कितना कहते हैं हम, 1 atm, ठीक है। तो 1 atm के बराबर होता है, ठीक है। जो ये इसका प्रेशर है, ये जो प्रेशर यहाँ से क्रिएट हो रहा है, और जो बाहर वेपर्स हैं, बाहर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है और वेपर का जो प्रेशर है वो जब किसके बराबर होगा, जब बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर होगा, उस पॉइंट पर कहा जाएगा उसे बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइल तो इस पर भी हो रहा है, लेकिन देखो बॉइल तो 99 डिग्री सेल्सियस पर भी हो रहा है, लेकिन 99 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वेपर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर नहीं है। 101 में या हम कहें 110 डिग्री ले लिया हमने, बॉयल तो अभी भी हो रहा है, लेकिन 110 डिग्री सेल्सियस पर इसके वेपर्स का जो प्रेशर है, इसके वाष्प का जो प्रेशर है
वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है, इसीलिए इसे भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहा जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा तो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस को। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसके जो वेपर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, जिस वजह से 100 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे हम कहेंगे? जब इसके जो वेपर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझ आया, वेपर प्रेशर के बारे में समझ आया, साथ ही देखो बॉइलिंग पॉइंट हमने समझ लिया और इवेपोरेशन थोड़ा सा हमने देख लिया। हालांकि आगे इस चैप्टर में इवेपोरेशन हमें पढ़ना है डिटेल में, तो इवेपोरेशन के मेथड्स, एग्जांपल्स, काफी फिनोमेना हमें वहां पर डिस्कस करने हैं। फिलहाल हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात की है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे, जो हमें आगे हेल्प करेंगे चैप्टर को स्टेट ऑफ इंटरकन्वर्जन, जो इंटरकन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके बारे में पढ़ने में। चलिए, तो बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज हमने जाना इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और जाना जाना क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे हमने बात की मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग की, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।